कि अगर किसी के अंदर ये भाव आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या वो साथ में अहंकार लेकर नहीं आएगा? अगर मैं बंदर के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब दे दूंगा तो फिर बंदर डिस्ट्रक्शन ही करेगा। जो एथिस्ट लोग हैं, जो ईश्वर में नहीं मानते, क्या वो शिव योग कर सकते हैं? एक होता है द लग्जरी बेस्ड एथिस्ट्स, मुझे इन लोगों पे काम ही नहीं करना, पर इनका अहंकार इतना है कि ये मेडिटेशन नहीं करेंगे, ये माइंडफुलनेस करेंगे। किस तरह से शिव को देखा जाना चाहिए? दुनिया में एंग्जाइटी है, दुनिया में दुख है, लेकिन शिव योगी में क्यूरियोसिटी है, हैप्पीनेस है। ये होती है कि अगर आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपके दिमाग में 1000 थॉट्स आ रहे होते हैं, तो ध्यान लगाना कैसे है? क्या वो थॉट्स आने देने हैं दिमाग में या उनको आने से रोकना है? और बहुत सारे लोग हैं जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो उन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नया साल आ रहा है, अब नए साल से जिम जाना है, डाइट कंट्रोल करनी है, पर आलस मार जाता है। ये आलस नहीं है जी, ये बर्नआउट है। हर बच्ची को इंस्टाग्राम की वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिया है, इतना कंपैरिजन है। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि हमें एंग्जाइटी है, उन्हें एंग्जाइटी नहीं है, उन्होंने खुद को सेल्फ डायग्नोस कर लिया। मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी खुल के बात किसी जनरेशन में नहीं हुई है जितनी ये जनरेशन कर रही है। तो जो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, इन विचारों को मिले ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और योग साधना मेडिटेशन करो, ये सब हमने बहुत सुना है कि हमें इस तरह की अक्सर सलाहें भी मिलती रही हैं कि सुबह उठ के योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तरह तरह की बातें जो हैं हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो जो सुना है आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी बारे में अगर आप एक्सपर्ट से समझें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर कि आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहा है या आपने एक रैंडम रील में क्या देखा है। तो हमारे साथ ईशान शिवानंद जी हैं जो कि योगी हैं, साथ ही साथ रिसर्चर हैं और योगा ऑफ इमॉर्टल्स के फाउंडर हैं। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे एक एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। और ये जो इंटरव्यू होगा, अगर माता पिता मुझे सुन रहे हैं, आप लोग कृपया स्क्रॉलिंग बंद कर दें। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू जो आपके बच्चों के भले के लिए आप सुनेंगे। एग्जैक्टली जी। तो अच्छा, मेरा सवाल तो अलग था शुरू करने के लिए इंटरव्यू, लेकिन अभी क्योंकि हमने स्क्रोलिंग की बात से शुरू की तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं आपसे पहले वही पूछ लेती हूँ। आप भी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते होंगे, योग को लेकर, ध्यान को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि रील्स के थ्रू हम तक पहुंचती हैं, जो हम डे टू डे बेसिस में कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वो एक ऐसा मिथ या आपको लगा हो कोई एक ऐसी चीज़ सुनकर योग या साधना के बारे में आपको लगा हो ये क्या बोल रहे हैं, इसके पीछे ना तो कोई प्रैक्टिकलिटी है ना ही कोई साइंटिफिक बैकअप है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वायरल है तो लोग ये फॉलो कर रहे हैं? द होल ऑफ सोशल मीडिया, हाँ, पूरे सोशल मीडिया में आप देखिए ना, शुरुआत कहाँ से हुई। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की टिकटॉक से शुरुआत हुई, और टिकटॉक में डांसिंग होती थी, डांसिंग से वायरेबिलिटी थी। अब जब टिकटॉक बैन हुआ तो वही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत फेमस हो गया। फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। और ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बना, ये आपकी क्यूरियोसिटी को कैप्चर करने के लिए बना है। और जब आपकी अटेंशन को कैप्चर करना है तो इट डजेंट मैटर कि क्या ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट मैटर्स इज़ फ्लैश, एंड एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो अगर आप किसी भी प्रकार का ज्ञान या एडवाइस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ले रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे हमारे घर वाले सिखाते हैं कि जब खाना खाते हो तो कोई ऐसे बाहर की जगह से ना खाओ जहाँ पे अनहाइजीनिक है, क्योंकि खा के बीमार पड़ जाओगे। वैसे ही अगर आपका ज्ञान और एडवाइस सोशल मीडिया से आता है तो इसको ले करके आप उल्टा एंग्जाइटी और फियर आप में ज़्यादा आएगा। तो जो सोशल मीडिया जिस चीज़ के लिए बनी है, एंटरटेनमेंट, उसके लिए रखो, ज्ञान के लिए मत रखो। जी। सो शिव योग से शुरुआत करते हैं हम, जिसके बारे में हम इंटरव्यू से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। इसके बारे आप यू एडवोकेट शिव योग, आप करते भी हैं, इसके बारे में बात भी करते हैं। क्या है शिव योग? अगर एक लेमैन को आप ये समझाएं कि शिव योग आप करें तो क्या है शिव योग? शिवयोग सनातन की शुरुआत है, अनडाइल्यूटेड। क्योंकि जब हम सनातन सोचते हैं तो हम साधना सोचते हैं, हम ऋषि परंपरा सोचते हैं, हिमालय में बैठी
ध्यानस्थ समाधि में, और इसी समाधि को जानना शिव योग है। अच्छा। क्योंकि शिव का मतलब है अनंत और योग का मतलब है जुड़ना। सनातन धर्म का मतलब है द इटर्नल ड्यूटी, जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो पैदा हुआ है वो उस शिव से जुड़े, अनंत से जुड़े अपने आप को पहचाने। हमारी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि हम पैदा हों, पढ़ाई करें, खाएं पिए, शादी करें, बच्चे पैदा करें, मर जाएं। हमारा जन्म हुआ है साक्षात्कार के लिए, और यही सनातन धर्म कहता है। और ये जो मार्ग है जो साक्षात्कार तक पहुंचाता है वो शिव योग है। ये प्राचीन है। दिस इज़ द वन बिफोर एवरीथिंग। जी। पर ये साक्षात्कार क्या है? मतलब हम अपने बारे में ऐसा क्या जान जाएं, कब पता चले कि हमें अपना साक्षात्कार हो गया है? और क्या ये वाकई प्रैक्टिकली संभव है? लोगों को हो पाता है साक्षात्कार? हाँ जी, बिल्कुल प्रैक्टिकली संभव है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम कह रहे हैं कि क्या ये छोटा सा बच्चा जो अभी बोल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, डॉक्टर बन पाएगा या एस्ट्रोनॉट बन पाएगा? हमारे भीतर बहुत क्षमता है, और हम जिस भी मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं। शिव सूत्र में अभिनव गुप्ता हमें समझाते हैं 4 सत्य। सबसे पहला चैतन्य आत्मा, कि हम भगवान हैं। हम भगवान हैं, वो ये नहीं कहते भगवान की प्रार्थना करनी है। ये शिव योग का सार है, दैट आई एम इन्फिनिट। ये वेदों का सार है, अहम ब्रह्मास्मि, कि अनंत मेरे भीतर है। लेकिन वो साथ में ये भी समझाते हैं कि ज्ञान बंद, मैं हूँ भगवान, मेरे भीतर है शक्ति, लेकिन कर्मों से वशीभूत होकर मैं अपनी शक्तियों को भूला बैठा। और साथ ही में वो कहते हैं उद्यम भैरवा, कि अगर मैं उद्यम भैरव, अगर मैं सही मार्ग पे चलता हूँ, योग के मार्ग पे चलता हूँ, तो ये जो इल्यूजन है मैं इससे ऊपर उठ पाऊँगा। कि मुझे जो लगता है कि मेरे बस की नहीं है, या फिर मैं चंचल हूँ, या फिर मैं दुखी हूँ, या फिर मुझे एंग्जाइटी है और दुनिया कर सकती है, क्या ये हो सकता है, ये सब लिमिटेशंस है, इनसिक्योरिटीज़ है। और अगर मैं योग के मार्ग पे चलूँगा उद्यम भैरव, तो फिर क्या होगा? शिव तुल्य जयते, कि मैं भी भगवान शिव के समान बन अपने जीवन को जी सकता हूँ। और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है, ये हमारी साइंस है, ये सनातन है, और यही हमें समझना होगा। व्हाट इज़ द पाथ विद विच आई कैन स्टॉप लिविंग लाइक एन एनिमल। मैं पशु भाव छोड़ देव भाव में अपने जीवन को जी सकूँ। जैसे आपने बोला ना कि अहम ब्रह्मास्मि, ये जी। वाला भाव इंसान के अंदर आना चाहिए, पहले से ही है, लेकिन पर उसको हम रियलाइजेशन खोए नहीं। बैठे हैं। राइट। हाँ जी। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर किसी के अंदर ये भाव आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या वो साथ में अहंकार लेकर नहीं आएगा? फिर वो कैसे बैलेंस बनाना है? अहंकार तब होगा अगर हमारी कॉन्शियसनेस नहीं रेज होगी। अगर मैं बंदर के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब दे दूंगा तो फिर बंदर डिस्ट्रक्शन ही करेगा। और इसलिए जो योग का मार्ग है वो सबसे पहले प्योरिफिकेशन पे काम करता है। ओके। वो कॉन्शियसनेस को रेस करने की बात करता है। क्योंकि साइंस को भी आप देखो, साइंस कैन बी यूज फॉर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। पैसे को भी आप देखो, बहुत लोग हैं जब उनके पास पैसा आता है वो अच्छे अच्छे काम करते हैं। अभी आप देखो कितना अच्छा एक इंडियन बिलियनर है, उन्होंने वंतारा बना दिया, कितने कार्बन एमिशन पे काम कर रहे हैं कि सब घटे, एनवायरमेंटल पे काम कर रहे हैं। पर वहीं कुछ आप डेस्पॉट्स देखो, मेगलोमेनियाक्स देखो, उनके पास पैसा आता है तो वो दुनिया को हैरेस करते हैं। तो शक्ति में कोई गलती नहीं होती, पर शक्ति का इस्तेमाल करने वाला या तो असुर है या देवता है। तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि ये भाव अगर एक गलत व्यक्ति के भीतर आ गया तो अहंकार आएगा, और फिर उस अहंकार से वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। हमारे शास्त्रों में यही तो बताया हुआ है कि असुरों को वरदान तो मिल गया, और फिर वरदान से क्या किया उन्होंने? तहस नहस विध्वंस। इसलिए योग कहता है हमारी यात्रा चलती रहनी चाहिए, हमारी प्योरिफिकेशन होती रहनी चाहिए। और अगर प्योरिफिकेशन होगी तो हम रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जी।
जी। शिव योग की हम बात कर रहे हैं तो जो एथिस्ट लोग हैं जो ईश्वर में नहीं मानते, क्या वो शिव योग कर सकते हैं? एथिज़्म एक लग्जरी है जो लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, जो लोग शांति से अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके पास लग्जरी है एथिस्ट होने की। बड़े सारे चिंतक हैं, फिलोसफर्स हैं जो कहते हैं कि जब हमारी पूंछ में आग लगेगी तब कभी ना कभी डेस्परेशन में हम भगवान के द्वार को भी खटखटाएंगे। तो मैं तो हर एथिस्ट को समय देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, यू आर ब्लेस्ड, आप अपनी लग्जरी को एंजॉय करो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये लग्जरी नहीं है। एक आदमी जिसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, एक आदमी जिसका बच्चा बीमार है और चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए, या फिर एक पति जो अपनी पत्नी की सहायता करना चाहता है। जब डेस्परेशन आती है ना, तब बहुतों के लिए एक लौता सहारा भगवान ही होता है। और मैं उन लोगों की मदद करता जिनको सहारा चाहिए। मेरे लिए ये जैसे होता है ना शैम्पेन सोशलिस्ट, वैसे एक होता है द लग्जरी बेस्ड एथिस्ट्स। मुझे इन लोगों पे काम ही नहीं करना, क्योंकि ये लोग अपने आप अपने मार्ग को ढूंढेंगे, अपने आप अपनी गलतियां करेंगे, अपने आप अपनी रियलाइजेशन पे आएंगे, फिर अपने आप अपनी खोज में भी निकल जाएंगे। आप देखोगे कि कितने सारे ऐसे सो कॉल्ड एथिस्ट जो होते हैं, ये फिर योगा के पीछे भागते हैं, ये फिर मेडिटेशन के पीछे भागते हैं, पर इनका अहंकार इतना है कि ये मेडिटेशन नहीं करेंगे, ये माइंडफुलनेस करेंगे, ये उसी ज्ञान को नॉन थियोलॉजिकल बनाने की कोशिश करेंगे। अब इससे ज़्यादा आयरॉनिकल क्या हो सकता है कि बुद्ध ने हमें विपස්සना दी, लेकिन हम उससे स्पिरिचुअलिटी निकाल दें, बोले हमें वही चीज़ चाहिए, बट हम तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए माइंडफुलनेस कर रहे हैं। वही योग जो हमें ऋषियों से मिला, सिद्धों से मिला, जिस योग से वो साक्षात्कार की बात करें, ये कह रहे नहीं जी नहीं, हम तो योग को करेंगे अपनी मसल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेलनेस एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर के लिए। पर ये एक आयरनी है, ये एक डिल्यूजन है, ये एक फार्स है। अपनी आंखें खोलो, अंत में तुम्हें भी वही चाहिए जो सबको चाहिए। और भगवान एक शक्ति है, एक अनंत है। अगर उसको स्वीकार करोगे तो योग से और बहुत कुछ मिल सकता है, और इन्हें ये बात समझ आ जाएगी, बस समय देने की देर है। एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू से टू एवरी एथिस्ट, रुक जाओ, थम जाओ। एक समय आएगा कि आप मेरे सामने खड़े होगे, और तब मैं आपको जज नहीं करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरा ये मानना है, जैसे मैं भगवान में मानती हूँ, मेरे लिए मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी वही है कि अगर मैं परेशान हूँ या मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है या घबराहट है, तो मेरे अलग अलग तरीके हैं उनके साथ कनेक्ट करने के। मैं कई बार अपने मंदिर में बैठ के उनसे बात भी करती हूँ, लेकिन हो सकता है किसी का ये तरीका ना हो जो कि नहीं मानता इन सब चीज़ों में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता जैसे जो लोग धर्म को मानने का दावा करते हैं या जो लोग धर्म को मानने का दावा करते हुए डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, उससे बेहतर है एथिस्ट ही हो जाना? जो लोग धर्म को मानने का दावा कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये एक बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है। कुछ लोग, नॉट एवरीबडी बट जी। कुछ लोग, आई वुड करेक्ट माई सेल्फ। या अगर आप इतिहास देखते हैं तो जितने भी क्रूसेड्स हुए धर्म के नाम पे हुए, उसके अपने पॉलिटिकल कारण थे कि जो राजा लोग थे उनके पास पैसा नहीं था, और जो नियो धर्म थे उनके पास फॉलोइंग्स नहीं थी, तो वहाँ पे ये मिक्सचर हुआ। और हमेशा से धर्म का इस्तेमाल किया गया है टू रैली पीपल फॉर अ कॉज। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस धर्म से आपको सत्ता मिल जाएगा, आपको पावर मिल जाएगी, आपको लोग मिल जाएंगे, पर आपको साक्षात्कार नहीं मिलेगा। फिर एक और धर्म है, सनातन धर्म, और उसमें प्रैक्टिसेस हैं। और वो प्रैक्टिसेस ये नहीं है कि मैं किसको करेक्ट कर दूँ, किसको क्या बोल दूँ, किसको कहाँ ले जाऊँ, कितना चिल्ला दूँ। वो प्रैक्टिसेस हैं कि मैं अपने जीवन में अपने विचार, अपने मन, अपनी सांस के लिए क्या कर सकता हूँ।
और फिर भगवान मिलेंगे। और बात सिर्फ इतनी आ जाती है जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई कि तुम चाहते क्या हो। मुझे तो बचपन से शिव ही चाहिए थे और मुझे उसमें वैल्यू दिखती है और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे शिव मिल गए देन आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। मैं अपने भाग्य का विधाता हूँ, फिर मैं कुछ भी बना लूँगा। लेकिन अगर मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, छोटी पावर, छोटी सत्ता, छोटा ये 10-20 लोग अपने पीछे कर लो, तो हाँ फिर मैं धर्म का किसी और प्रकार से प्रयोग करूँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारे भीतर डिज़ायर है, तो थोड़े के पीछे क्यों भागते हो, ज़्यादा के पीछे भागो। इनफैक्ट सब कुछ पालो, ब्रह्मांड को पालो, महादेव को पालो, और अगर शिव को पा लिया सब मिल जाएगा, है ना। शिव मेरे लिए डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों का मतलब ज़रिया है, जिन्होंने ये बताया कि वो संसार को डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और दोबारा बना भी सकते हैं। और मैं डिस्ट्रक्शन को अनलर्निंग के तौर पे देखती हूँ कि कुछ चीज़ें जो शायद हमने सीखी, वक्त आगे बढ़ रहा है तो उसको अनलर्न करके नई चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए। दैट्स हाउ आई सी शिव। दैट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वे टू सी। दैट इज़ गुड, ओके। ब्रिलियंट। पर आपको लगता है कि जितने भी शिव भक्त हैं या जो खुद को शिव भक्त कहते हैं, सब इसी तरह देख रहे हैं? किस तरह से शिव को देखा जाना चाहिए? जो शिव को देखते हैं ना, वो अपनी मौज में है और उनको प्रकृति की समझ है। जी। और प्रकृति में बाकायदा क्रिएशन भी है, डिस्ट्रक्शन भी है, मटेरियलाइजेशन भी है, डीमटेरियलाइजेशन भी है, एक फ्लो है। और इसलिए महादेव को हम महामृत्युंजय स्वरूप में भी देखते हैं, द हीलर, महादेव स्वरूप में भी देखते हैं, द क्रिएटर, महाकाल स्वरूप में भी देखते हैं, डेथ। और इसलिए जो शिवयोगी होगा ना, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी पास्ट के पीछे भागेगा नहीं। उसके लिए इवन डिस्ट्रक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ शिवा, उसको भी सेलिब्रेट करेगा, सीखेगा। क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं दुखी हूँ या तो विषाद योग करूं, मैं सौरों में जाऊं और मैं बोलूं कि जो पहले वाला था मुझे मिल जाए, मैं उसके पीछे भागूं, और वो कभी हो नहीं सकता, वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और इसलिए मैं हमेशा डिल्यूजन में भागूंगा, और या मैं थक हार के अपने फेथ को छोड़ के हिडनिज्म में चला जाऊंगा कि बस मैं जितना खा पी सकता हूँ, मौज कर सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। और दूसरा, डिस्ट्रक्शन के बाद पता है क्या होता है गरिमा जी? इवोल्यूशन। कि पहले से अच्छा, पहले से बढ़िया, मैं सीख जाऊँ, मैं बढ़ जाऊँ, मैं ग्रो कर जाऊँ। और इसलिए जो शिव योगी है वो खुश रहता है, वो ग्रो करता है, वो इवॉल्व करता है। इसलिए जो शिव योगी हैं उनको आप देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो खुश हैं, वो बैठे हैं, वो शांत है। दुनिया में एंग्जाइटी है, दुनिया में दुख है, लेकिन शिव योगी में क्यूरियोसिटी है, हैप्पीनेस है, और ये होता है शिव योगी। हम योग की बात कर रहे हैं। आजकल जिस तरह से योगा क्लासेस जो हैं वो हो रही हैं, उसमें क्या होता है, मेजरली एक्सरसाइज पे फोकस किया जाता है, वो प्राणायाम और ध्यान पे फोकस नहीं है। मैंने जो योगा क्लासेस अटेंड की इन रीसेंट डेज़ में, उनमें मैंने यही ऑब्जर्व किया। बल्कि पहले जिस तरह की क्लासेस होती थी उनमें इक्वल टाइम स्ट्रेचिंग को दिया जाता था, इक्वल टाइम प्राणायाम, योग, ध्यान को दिया जाता था। और एक सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो ये होती है कि अगर आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपके दिमाग में 1000 थॉट्स आ रहे होते हैं। तो ध्यान लगाना कैसे है? क्या वो थॉट्स आने देने हैं दिमाग में, या उनको आने से रोकना है? क्या है सही ध्यान लगाने का तरीका? तो सबसे पहले तो जी, द फर्स्ट आंसर इज़ डिमांड एंड सप्लाई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक समय था जब भारत के आश्रमों को अगर आप देखते थे तो बहुत वैरायटी थी, क्योंकि हमारे यहाँ हठ योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, तंत्र भी है, साधना भी है, और हर गुरु, हर महान आत्मा अपने शिष्यों को एक मार्ग देता था। और फिर 70s के दौरान बहुत सारे वेस्टर्नर्स भारत आए और थोड़ा बहुत कुछ सीख के गए, और फिर जब वो बाहर उसको लेकर के गए तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको वेस्टर्नाइज करके करिकुलम बना दिया। योगा अलायंस करके एक मूवमेंट बनी, और उन्होंने 200 आवर योगा टीचर ट्रेनिंग बना दिया। आप सोचो, पतंजलि ने कहा कि योग के लिए कितनी मेहनत करनी है, और ये लोग तो 200 घंटे में ही योगी बना रहे हैं। अब तो 100 आवर्स भी हो गए। हाँ, वाह जी वाह। और फिर इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स बनाए,
और फिर उसके बाद जब ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म होना शुरू हुआ तो वेस्ट में यही चीज़ प्रमोट हो गई कि यही स्टैंडर्ड है, 100 आवर, 200 आवर, 300 आवर, और यही चीज़ प्रमोट हो गई कि योग यही होता है। योग का मतलब है पतंजलि योग सूत्र। और अगर आप देखें भारत में तो कितना शास्त्र दर्शन किया जा सकता है। हमारे पास शिव सूत्र है, हमारे पास विज्ञान भैरव है, हमारे पास महानिर्वाण तंत्र है, पर क्यों दुनिया पतंजलि योग सूत्र के पीछे ही भाग रही है? हालांकि इट इज़ अ वेरी गुड स्क्रिप्चर, बट देयर इज सो मच मोर, क्योंकि वेस्टर्नर्स ने इस चीज़ को प्रमोट किया, स्टैंडर्डाइज किया और कहा कि यही है योग का मतलब। पतंजलि योग का मतलब वो 100 आवर्स, वो करिकुलम। तो फिर वही लोग जब वहाँ से ट्रेन होके भारत आए तो उन्होंने खोजना शुरू किया कि जी कहाँ पे है योग, और उन्होंने पैरामीटर बनाया कि जी हमारे लिए तो यही योग है। तो आप देखोगे धीरे धीरे 90s में और 2000s में क्या होना शुरू हुआ। फिर यहाँ पे भी देखा लोगों ने कि अगर उन्हें यही चीज़ चाहिए तो हम देखते हैं कि इन लोगों को क्या चाहिए और फिर वही चीज़ की सप्लाई क्रिएट करो। और ये चीज़ थोड़ी गलत हो गई, क्योंकि हमें अपने मार्ग पे स्थिर रहना चाहिए था, हमें हमारे कल्चर पे स्थिर रहना चाहिए था। और अब आप देखोगे ऋषिकेश, हरिद्वार में कितने सारे लोग हैं वो यही करा रहे हैं, योगा अलायंस से लाइसेंस ले रहे हैं। सोचो भारत के आश्रम अमेरिका के योगा अलायंस को पैसा दे के उनसे लाइसेंस ले रहे हैं कि हम योगा अलायंस अप्रूव्ड है और हम आपको योगा सिखाएंगे। सब ऐसे नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको जिम्स में दिखेगी, ये चीज़ आपको सिटीज़ में दिखेगी, पर अभी भी अगर आप गांव में चले जाएं, अभी भी अगर आप जो रूरल एरियाज़ में आश्रम है, सिद्ध बैठे हैं, उनके पास जाएं तो आपको सही मायने में जो योग है, जो सिद्धों का है, वो अभी भी दिख जाएगा। बट ये एक थोड़ी सी कुरीति फैशनेबल हो गई है, पर समय की बात है। जब महान सिद्ध फिर भारत में उत्पन्न होंगे तो वो इस चीज़ को साफ कर देंगे। और जो दूसरा आपका सवाल था, आप एक बार फिर बताओ। जब ध्यान लगाने बैठने, जैसे मैं पहाड़ों से हूँ, तो वहाँ पर आपको ना छोटे छोटे मंदिर में भी संत महात्मा घंटों ध्यान लगाए बैठे दिख जाएंगे। मतलब उनके आसपास कुछ भी हो रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ध्यान में बैठे हैं तो बैठे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ ये होता है, ध्यान लगाने बैठते ही सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे गलत सब तरह के थॉट्स। तो कैसे लगाना है ध्यान कि उन थॉट्स को आने दें या उन्हें रोकें, कंट्रोल करें, क्या राइट प्रोसेस है? महादेव, अगर मुझे भागना है, मैं अपने आप को सीधा ही हुसैन बोल्ट के साथ थोड़ी कंपेयर करूँगा। तो मतलब आपने तो सीधा ही जो एक्सपर्ट है, जो पहाड़ों में बैठा है, क्योंकि उनके पास बहुत टूल्स हैं। उनके पास हर्बल मेडिसिन है, नेटिव मेडिसिन है जिसका वो प्रयोग करते हैं। उनके पास सांस का पूरा कंट्रोल है, उनके पास बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। तो वो घंटों घंटे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही इस चीज़ को डेडिकेट कर दिया। तो अच्छा गोल है, पर बहुत एडवांस है। आप तो 5 मिनट का ही है, हाँ, वो भी नहीं हो पा रहा आप है। 5-10 मिनट सोचो, उस पर फोकस करो और देखो हमारी जो बॉडी है वो इवॉल्व करती है, अडेप्ट करती है। अगर आज आप जिम जाओ, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करो, आज आपसे 5 किलो उठेगा, कल आपसे 10 किलो उठ जाएगा। बॉडी अडेप्ट्स। और अगर आप सिंसियरली, सीरियसली ओवर टाइम अपने आप को 5 से 10 मिनट का ध्यान का गोल देते हो, तो योर बॉडी विल अडेप्ट। हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता कठिन होगा, बट इट विल गेट ईजियर एंड बेटर एंड यू विल गेट मोर आउट ऑफ इट। पर आपको क्या चुनना है कि ध्यान का मार्ग क्या होगा। क्या मेरे ध्यान का मार्ग मंत्र जप होगा? क्या मेरे ध्यान का मार्ग कंटेम्पलेशन होगा? क्या मेरे ध्यान का मार्ग अवेयरनेस बेस्ड मेडिटेशंस होगा, ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशंस होगा? और जो चीज़ मैंने देखी, मैंने स्टडी की, जब मैं बच्चों को मेडिटेशन सिखाता हूँ और हमने बहुत बड़े ग्रुप्स पे रिसर्च किया, तो जो बेस्ट मोडालिटी होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन 3 थिंग्स: अवेयरनेस, ब्रेथ एंड मंत्रा। तो अगर हम मंत्र, सांस और चेतना, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ताकतवर होगा। और जो आप कह रहे हो ना 5 मिनट, उल्टा 30 मिनट बीत जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए थे। तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि सही ध्यान लगाना क्या होता है। अगेन आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन कि सही से ध्यान लगना क्या है। कि जब मेरे दिमाग में कोई थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं, वो सही से ध्यान लगने का की पराकाष्ठा है, या मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं और मुझे उन्हें कंट्रोल करना है, वो सही से ध्यान लगने की डेफिनेशन है? क्या है सही ध्यान लगने में, क्या होता है? देखो, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि
आपका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको इतने विचार नहीं आते, और बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत सारे विचार आते हैं। तो हर आदमी का कॉग्निटिव आर्कटाइप अलग होता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो इसमें कुछ सही गलत नहीं होता। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जिनको विचार आते हैं लेकिन उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता विचारों से, और बहुत सारे लोग हैं जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो उन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनके लिए सही ध्यान होगा कि वो एक नॉन जजमेंटल अवेयरनेस की स्थिति तक पहुंच जाएं, जिसमें वो अपने विचारों को देखें लेकिन विचारों का कोई प्रभाव ना पड़े। ओके। तो इसलिए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैं किस स्थिति तक पहुंचूं, तो हमारे शिवयोग में कहते हैं सत चित आनंद, स्टेट ऑफ ब्लिस, एक खुशी जो अंदर से निकल रही है, एक खुशी जो किसी चीज़ पर बेस्ड नहीं है। क्योंकि अभी आप देखो क्यों इतना दुख है, क्योंकि हमारी खुशी चीज़ों पर बेस्ड है, आउटवर्डली है कि मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं खुश होऊंगा, गाड़ी ठुक गई तो खुशी चली गई। मेरे पास परिवार होगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख के चले गए तो अब मैं दुखी हूँ, है ना। तो सत चित आनंद का मतलब एक ब्लिस जो भीतर से निकलता है, जिसमें मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो इस सत चित आनंद की अनुभूति होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हेल्प हील द माइंड। अब बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में दुख आता है, वही दुख ट्रॉमा में परिवर्तित हो जाता है एंड देयर पर्सनालिटी चेंजेस फॉर एवर। और ये इसलिए है क्योंकि दे डोंट रीच द स्टेट ऑफ ब्लिस, और वो ब्लिस नहीं है तो वो हीलिंग नहीं है, तो वो उसी ट्रॉमा साइकिल में अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो अगर हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, वी नीड दिस ब्लिस, वी नीड दिस अवेयरनेस। तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपको ध्यान करना है, आप ये मत सोचो कि आप भगवान के लिए ध्यान कर रहे हो या फिर आप रिलीजन की वजह से ध्यान कर रहे हो। अगर आपको अपने आप से प्यार है और अगर आप हीलिंग चाहते हो, क्योंकि बच्चों को बहुत ट्रॉमा होते हैं आजकल, तो आपको ध्यान करना चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। ओके। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आपको कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, वो उस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाँ जी। अभी जब हम इंटरव्यू शुरू करने वाले थे, आपने मुझसे बोला कि आप बहुत समय से, मतलब आपने कहा कि आप सही से सोई नहीं हैं, तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की कि मैं लंबे समय से सही से सो नहीं पा रही हूँ। अब ये बात तो सब कहते हैं कि टाइम पे सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, लेकिन जिस इंसान के साथ वो हो ही नहीं पा रहा है, मतलब मैं तो फिर भी अच्छी सिचुएशन में हूँ कि मैं सोती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मेरी बहुत कच्ची नींद है, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रात भर पंखा देखते देखते उनकी रात गुजर जाती है। वो फ़ोन भी साइड रख देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लेटे हैं और सिर्फ पंखा देख रहे हैं, और सुबह के 4 कब बज जा रहे हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है। क्या करें वो लोग, कैसे अपनी नींद सही करें? तो एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है, स्लीप हाइजीन। योग में, सनातन में बहुत ध्यान दिया है हमने इन चीज़ों पे। जैसे सनातन में आप देखो, एक ब्रह्म मुहूर्त है और एक संध्या काल है, और ये सब स्लीप हाइजीन के हिस्से ही हैं। ओके। तो स्लीप हाइजीन का मतलब है कि सबसे पहले तो सोने से कुछ देर पहले, मैं आज की तारीख में कि अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, मैं अपना फ़ोन और ये जितनी भी ब्लू लाइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब हटा दूँ। अगर ये ब्लू लाइट होगी तो मेरे पीनियल ग्लैंड पे फ़र्क पड़ता है, और पीनियल ग्लैंड मेरे सर्केडियम रिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पीनियल ग्लैंड से हमारे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें रिलैक्स करते हैं और हमें नींद आती है। और देखा गया है कि अगर हम फ़ोन पे रहते हैं, आप टैबलेट पे रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो हमारे सर्केडियम रिदम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पीनियल ग्लैंड की वर्किंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो एक घर में नियम बनना चाहिए कि सोने से 2-2.5 घंटे पहले ओके। आपके यहाँ टीवी, फ़ोन वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप देखो सनातन में क्या था, संध्या काल, वो सोने से पहले का समय था, वो फिर हम भगवान को देते थे, है ना। तब हम भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और अभी उसी समय को हम असुरों को देते हैं कि हम टीवी चला लेते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। उल्टा सोने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले जब हम बेड पे आ गए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम रिलैक्सेशन सीखें। तो अगर हम योग को देखते हैं तो योग में योग निद्रा है। योग निद्रा में क्या होता है, बॉडी अवेयरनेस, कि हम अपने
शरीर को फील कर रहे हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। हम अपना ध्यान अपने सर पे लेके जा रहे हैं, अपना ध्यान अपनी गर्दन पे लेके जा रहे हैं, छाती पे करके पैर, और धीरे धीरे जब बॉडी अवेयरनेस बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, फिर जो हम चीज़ कर सकते हैं डीप रिलैक्स्ड ब्रीदिंग, गहरी सांस, तो उससे हमारा हार्ट रेट धीरे धीरे डाउन होगा और हमें शांति महसूस होगी। साथ ही साथ स्लीप हाइजीन में कुछ चीज़ों का जो हम ध्यान दे सकते हैं कि हैवी डिनर ना करें। अगर हम बहुत सारा खाना ठूस लेंगे सोने से 1-1.5 घंटा पहले, तो बॉडी पे ज़रूर से ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। एक और चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं, कैफ़ीन इनटेक। बहुत सारे लोगों को चाय कॉफ़ी का बहुत शौक़ है, और अगर आप एक समय के बाद कैफ़ीन इनटेक करते हैं तो बाकायदा उसका स्लीप पे प्रभाव पड़ेगा। और ये चीज़ हमने देखी है दैट स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन योर मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। और स्लीप पे हम ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोगों को लगता है जो कि अल्कोहल इनटेक करते हैं कि हम अच्छी नींद सो रहे हैं, आप सो नहीं रहे, आप बेहोश हो रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतनी अच्छी आपकी बॉडी की हीलिंग होगी, और जितनी खराब नींद है उतनी ज़्यादा एजिंग है। तो स्लीप इज़ समथिंग वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ, और हमारी साधना भी अच्छी होगी। तो मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें आर फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान दोगे, अपनी साधना, अपना खाना, अपना सोना, और ज़रूरी है ना। कई लोग प्यार तो बहुत करते हैं अपने आप से, वो टारगेट्स भी बना लेते हैं। अब नया साल आ रहा है, अब नए साल से जिम जाना है, डाइट कंट्रोल करनी है, पर आलस मार जाता है। आलस ना तो उन्हें बिस्तर से उठने दे रहा है, ना ही वो योगा मैट तक पहुंचने दे रहा है, ना ही ढंग का खाना खाने दे रहा है। ये आलस नहीं है जी, ये बर्नआउट है। ओके। बर्नआउट एक क्लिनिकल टर्म है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज के बच्चों को हो रही है। और ये समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो समय है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड समय है। हमारे माता पिता कितनी भी डींगे हाँक लें, या दादा दादी कितनी भी डींगे हाँक लें कि जी हमारे टाइम में तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, और आजकल के बच्चों को देखो। अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप करते हो, अगर आप डेटा को देखते हो, तो आजकल के बच्चों को जो समय मिला है, व्हाट दे हैव इनहेरिटेड, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा ना भूतो ना भविष्यति, इतना विचित्र समय इन लोगों ने इनहेरिट किया है। क्योंकि हमारे माता पिता के समय इंटरनेट नहीं था, हमारे माता पिता के टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, हमारे माता पिता के टाइम कोविड नहीं था, हमारे माता पिता के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, हमारे माता पिता के टाइम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं था, हमारे माता पिता के टाइम इतना पोल्यूशन नहीं था, हमारे माता पिता के टाइम खाने में इतनी एडल्ट्रेशन नहीं थी। तो बच्चों को हर तरफ से थपेड़े मिल रहे हैं, और इन थपेड़ों की वजह से उन बच्चों के भीतर डेफिनेटली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे कमज़ोर हैं, आप ही के बच्चे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जो समय है, ये समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे हमें उन बच्चे पर चिल्लाना नहीं, उनको ये नहीं बताना कि वो कितने ख़राब हैं, पर हमें समझना है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, हर बच्ची को इंस्टाग्राम की वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिया है, इतना कंपैरिजन है, हर एक even males, they are looking at each other, they are comparing, and it affects the mind. हर बच्चे को लगता है कि पूरी दुनिया सफल हो रही है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। हर बच्चे को लगता है कि हर रैपर 50 करोड़ की घड़ी पहन रहा है, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फेलियर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर बच्चों को लगता है कि अगर दुनिया आगे जा रही है और मैं कहीं जा ही नहीं सकता, तो मैं बिस्तर से क्यों उठूं? यही तो बर्नआउट है। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी, जिसको आप लेजीनेस कह रहे हैं, इट इज़ अ मिसडायग्नोस्टिक, इट इज़ अ बर्नआउट। एंड कितने सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं देखता हूँ इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, जो कि कल को भारत का भविष्य बदल सकते हैं, वो बेचारे बर्नट आउट होकर के बैठे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के जीवन को बहुत ध्यान से स्टडी करें, उनके इमोशनल पैटर्न्स को बहुत ध्यान से स्टडी करें, और सही टाइम पे अपने बच्चों को सही इंटरवेंशंस प्रोवाइड करें। अगर आपका बच्चा सुबह कह रहा है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, और फिर कुछ भी नहीं कर पा रहा, इट इज़ अ रेड फ्लैग। बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है।
तो बहुत ज़रूरी है हम इंटरवेंशंस प्रोवाइड करें। और इंटरवेंशंस का मतलब ये नहीं होता हम उनको भाषण दें या ज्ञान दें। इंटरवेंशंस का मतलब होता है कि अब हम धीरे धीरे उनकी जीवन में ये लाइफस्टाइल चेंजेस इंट्रोड्यूस करें, जैसे योग हो गया, साधना हो गया, शांति कर्म हो गया, तभी हमारे बच्चे एक बार फिर शाइन कर पाएंगे। क्या ये एंजाइटी और बर्नआउट इस जनरेशन को इमोशनली नम बना रहा है साइलेंटली? आपको ऐसा लगता है? इट इज़ अ फैक्टर, बिल्कुल है जी। क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी और बर्नआउट होगा, तो बर्नआउट का तो एक सिम्टम ही है कि मैं इमोशनली डिस्टेंट हो जाता हूँ, मैं एलियनेट करना शुरू करता हूँ। क्योंकि जब बर्नआउट धीरे धीरे बढ़ता है तो एलियनेशन इज़ अ वेरी बिग सिम्टम। और जो भी लोग डिप्रेस्ड हैं या फिर जिन लोगों का भी ड्यूल डायग्नोसिस होता है, या जितने भी लोग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं खुद को सेल्फ मेडिकेट करने के लिए, तो देखा गया है उनके रिलैप्स से पहले वो अपने आप को सोशली आइसोलेट करना शुरू कर देंगे। तो इट डज लीड टू दैट, बिल्कुल। एक और चीज़ ईशान जी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। इसलिए हमारे सनातन में सत्संग पे इतना जोर दिया गया। सत्संग का मतलब है कि आपका कितना भी मन कर रहा हो अपने आप को सोशली आइसोलेट करने का, आप अच्छे लोगों की, सत्संग का मतलब होता है कंपनी ऑफ वाइज मैन, कंपनी ऑफ गुड पीपल। सत्संग का वो मतलब नहीं होता कि मैं ऐसे चले जाऊँ जहाँ पे ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है, ये है कंपनी ऑफ वाइज मैन, जहाँ पे वाइज आदमी सेल्फ केयर प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा है, जो कि कुछ संत करते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक ही थे। तो उन्होंने इन चीज़ों को देखा और उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को एलियनेट कर दूं, तो धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ और ख़राब होगी। सत्संग, गो इन द कंपनी ऑफ वाइज मैन, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, अपने आप पे काम करो और धीरे धीरे आप इस दलदल से ऊपर उठ सकोगे। एक और चीज़ मुझे समझनी है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं अगर जेनजी की ही बात करूं, तो उस जनरेशन के लोग ना टैग कर दे रहे हैं कि ओ मुझे ADHD हो गया है, या मुझे डिप्रेशन में हूँ, बिना किसी डायग्नोसिस के उन्होंने वो टैग खुद ही ले लिए हैं कि हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं। एक तो ये कि आप इसे कैसे देखते हैं, दूसरा ये कि थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव है हमारे देश में। एक अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो एक सेशन के अच्छे खासे पैसे लगते हैं, जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं दिखता है। थेरेपी का क्या यौगिक सब्स्टिट्यूट है कुछ? सबसे पहली चीज़, and first of all I would like to commend on the quality of the questions, phenomenal। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं and I'm pleasantly surprised, so I applaud your brilliance। थैंक यू। सो पहली चीज़ जो आप कह रही हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस जनरेशन में सेल्फ डायग्नोस्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये क्योंकि इंटरनेट है, WebMD है, तो बहुत बार सेल्फ डायग्नोस्टिक होता है और मिस डायग्नोस्टिक होता है। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि हमें एंग्जाइटी है, उन्हें एंग्जाइटी नहीं है, उन्होंने खुद को सेल्फ डायग्नोस कर लिया क्योंकि वो इंटरनेट पे गए, उन्होंने सिम्टम्स पढ़े, फिर उनको लगा हाँ हाँ ये 4 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने आप को वो टैग दे देते हैं तो फिर आप अपनी जीवन को भी उसी प्रकार से जीना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। और आपने अपने आप को टैग तो दे दिया, पर आपने कोई भी अपने जीवन में चेंज नहीं लेकर के आए जिससे आपका भला हो सके। सो दिस डज हैपन, और ये मैं सभी बच्चों को एडवाइस दूंगा, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ डायग्नोस योर सेल्फ, प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन सोशल मीडिया और WebMD टू डू सेल्फ डायग्नोस्टिक। अगर आपको लग रहा है कोई समस्या है, एक ट्रेंड प्रोफेशनल पर रिलाई करें। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव है, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि भारत में ये समस्या है। हमने कोविड के दौरान बहुत इस पे काम किया था कि अभी जो हमारा एक हेल्थ केयर का बजट है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो वो हेल्थ केयर का बजट नहीं मैच कर पा रहा विद यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। और उससे समस्या क्या होती है कि लास्ट जो मैं एक डेटा पढ़ रहा था, डोंट कोट मी ऑन इट, बट लगभग कुछ ऐसा था, 2020 की बात है, कि फॉर एवरी 100,000 इंडिविजुअल्स, 1 लाख लोगों के लिए हमारे पास 1 ट्रेंड एक्सपर्ट है। अब ये समस्या है, बिल्कुल है। अगर आप इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, IIT जैसी इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये समस्या होती है कि एक ट्रेंड
साइकोलॉजिस्ट है लेकिन इतने सारे बच्चे हैं, और अगर उस बच्चे को क्रिटिकल केयर चाहिए, मान लो वो एक डिप्रेशन फेज़ में जा रहा है, तो उसको वो केयर कब मिलती है, और अगर सही समय पर नहीं मिलती तो दुर्घटना हो सकती है। तो हाँ, ये बिल्कुल समस्या है, लेकिन अब जब धीरे धीरे भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, तब तक हम क्या करें? हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन सीवियर केसेस एंड डिफरेंस बिटवीन नॉन सीवियर केसेस। तो डेफिनेटली अगर आप एक सीवियर केस है, अगर सिजोफ्रेनिया है या डिल्यूजनल डिसऑर्डर है या फिर सीवियर डिप्रेशन है, तब हमें ट्रेंड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर अभी हम सीवियर नहीं हैं एंड अभी बस हमारे जीवन में हल्की समस्याएं हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर ध्यान दें। और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी हो गई, जैसे इंसोम्निया हो गया, अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस पर ध्यान देते हैं जैसे योग और साधना, तो हमें केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। समस्या कब आती है? जब हमारा रिसोर्स पहले ही लिमिटेड है और वहाँ पे नॉन सीवियर केसेस लाइन में लग जाते हैं, तो सीवियर केसेस को प्रायोरिटी नहीं मिल पाती। और इसलिए अभी मैंने देखा है भारत सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, ताकि ये जो प्रिवेंटेटिव मोडालिटीज़ हैं, प्रिवेंटेटिव मोडालिटीज़, ताकि डिप्रेशन हो ही ना, एंग्जाइटी हो ही ना, पहले से ही हम बच्चों को योग साधना सिखाना शुरू कर दें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास मेंटल हेल्थ का इतना बड़ा बजट है तो वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, या फिर मेंटल हेल्थ में 30 मार खान है। अगर आप वहाँ पे देखो, एडिक्शन कितनी ज़्यादा है वहाँ पे, मास शूटिंग्स इतनी ज़्यादा हैं वहाँ पे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है। क्यों? दे आर जस्ट थ्रोइंग मनी एट द प्रॉब्लम, दे आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दे आर जस्ट मेडिकेटिंग द इंडिविजुअल, दे आर नॉट ट्रीटिंग द इंडिविजुअल। क्योंकि जो मेडिकेशन भी होती है, इट इज़ वेरी गुड फॉर एक्यूट केयर, इट इज़ नॉट बिल्ड फॉर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक केयर। क्रॉनिक केयर में रिहैबिलिटेशन आती है, और जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो हमें योग और साधना की बात करनी ही होगी। एंड यहाँ पे भारत इज़ द एक्सपर्ट। तो अगर हम अपने बच्चों को ये मोडालिटीज़ देते हैं, जैसे साधना हो गई, योग हो गया, शिव योग हो गया, तो हम प्रिवेंटेशन पे भी बात कर रहे हैं, हम केयर की भी बात कर रहे हैं, हम रिहैबिलिटेशन की भी बात कर रहे हैं। तो वी कैन टेक एन इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच का मतलब है कि साइंस और योग साथ साथ चल रहे हैं। तो जो नॉन सीवियर केसेस हैं उसको योग संभाल रही है, और जो सीवियर केसेस हैं उसको साइंस संभाल रही है, और साथ में जब एक्यूट ट्रीटमेंट सीवियर केसेस को मिल गई है तो रिहैबिलिटेशन योग संभाल रही है। जी। क्योंकि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों से आप मिलते हैं, एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जेनजी को ना, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरे इस थॉट प्रोसेस से लोग अग्री ना करते हो, मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टूड बहुत ज़्यादा कर लिया गया। उनको अलग अलग टैग्स दे दिए हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, या फिर इनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, या फिर ये लोग तो बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हैं। पर एक चीज़ जो मुझे इस जनरेशन के बारे में अच्छी लगती है वो है कि ये अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी खुल के बात किसी जनरेशन में नहीं हुई है जितनी ये जनरेशन कर रही है। अगर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो ये लोग बहुत ओपनली बात कर रहे हैं इस बारे में। आप इस शिफ्ट को कैसे देखते हैं, और आप जब इन बच्चों से मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा किस तरह के सवाल आते हैं? शिफ्ट तो है, और पॉजिटिव शिफ्ट है, एक अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के लिए, और शिफ्ट जायज़ भी है। क्योंकि अगर हम कोविड की ही बात करें तो आइसोलेशन में इतने साल इस जनरेशन ने बिताए हैं, तो जो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं इन बेचारों को मिले ही नहीं, और साथ में हम इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप देखो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ग्राफ, एक बहुत अच्छी किताब आई थी द एंग्शियस जनरेशन, उसमें पूरा डेटा और स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि 2010 से मेंटल हेल्थ का ग्राफ बहुत ही तेज़ गति से डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे चलना शुरू हो गया, एंड दैट वाज द ऑनसेट ऑफ सोशल मीडिया। और अब धीरे धीरे जब ये स्टडीज़ बाहर आ रही हैं तो अब आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया है ना, क्योंकि दिख रहा है। एक ज़माना था जब
कैमल के सिगरेट के एड्स आते थे, डॉक्टर रिकमेंडेड। फ्लाइट्स में आप सिगरेट पी सकते थे। और अब हम सबको पता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है। उसी तरीके से अभी जो चीज़ें नॉर्मल कर दी गई हैं बच्चों के लिए, बच्चों पे मतलब माएँ अपने बच्चे को सीधा ही आईपैड दे देती हैं अगर बच्चा रो रहा होता है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस अब्यूज़। इस पे भी रिसर्च हो रहा है और अब ये एडिक्शन में ये आएगा दैट दिस इज़ नॉन सब्सटेंस अब्यूज़, जब हमें गैजेट एडिक्शन हो जाती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले गैजेट देख रहे हैं। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसका बाकायदा बच्चों पे फ़र्क पड़ रहा है। और दुख की बात ये है कि जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम अपने एल्डर्स को देखते हैं टू गिव अस एडवाइस, और इन चीज़ों में हमारे एल्डर्स हमें कोई एडवाइस दे ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता, एग्जैक्टली है ना। दे हैव नेवर बीन थ्रू थिंग्स लाइक दिस। दे हैव बिन थ्रू इट, बट उनको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि दे हैव सम कभी मुझे नहीं लगता मेरी मदर ने या फादर ने ये सोचा होगा कि वो उनके साथ मेंटल हेल्थ का कोई इशू हो सकता है। और ऐसा नहीं जी, कि वो मेंटल हेल्थ सही है, पर जो जेन जी प्रॉब्लम्स हैं हाँ वो तो उनको कभी Yes, नहीं मिली ना, exactly. क्योंकि उनके समय पे मंदिर भी होते थे, सत्संग भी था, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थी, कनेक्शन भी था, बड़ी फैमिलीज़ भी थी, रिश्तेदार भी थे, एक यूनिटी थी, एक गाइडेंस थी। जेनजी को तो ये सब नहीं मिल रहा। सिटीज़ इतनी बढ़ती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती जा रही हैं, रिलायंस ऑन ऑन फैमिली थोड़ा कम होता जा रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल कल्चर कि हम सब मंदिर में बैठें, सत्संग करें, ध्यान पूजा पाठ करें, वो भी कम होता जा रहा है। तो जेनजी को वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है और जेनजी की नई प्रॉब्लम्स हैं। और इसलिए आई थिंक जेनजी इतनी एक रेजिलिएंट जनरेशन है कि उन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई और हमें समाधान नहीं दे रहा तो हमें खुद ही अपने पे काम करना होगा। तो ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बट मैं इनको एक ही एडवाइस दूंगा कि be open to support ओके and be open to support from your own culture, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के चक्कर में जो खजाना आप ही की सभ्यता में है उसको ठुकराना शुरू कर दो। पूरी दुनिया जब मेंटल हेल्थ की बात करती है तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात करती है, और अगर जेनजी अपने इस एटीट्यूड के साथ, अपने रेजिलियंस एटीट्यूड के साथ इंडियन कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में एक डिप मारेगी, देन आई थिंक अगले 10 साल में भारत कैन एक्चुअली कम आउट एज विश्व गुरु, ताकि दुनिया को दिशा दे सके कि देखो, वी हैड अ प्रॉब्लम विद मेंटल हेल्थ, हमारे IKSS ने हमारी सहायता की, और अब हम यही IKSS आपको प्रदान करते हैं कि आप अपने भी यूथ का भला कर सको। और ये होता आया है, टाइमलाइंस हुई है, 70s में ऐसा हुआ था, 80s में ऐसा हुआ था, एंड आई थिंक Gen Z can be the leader for the next 10 years. So I have great hopes and dreams for them. या बस आखिरी सवाल इस जी। इंटरव्यू का, क्योंकि मुझे सामने से इशारा हो गया है कि हमें ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म करना है। म्यूज़िक और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है? मुझे लगता है कि मुझे तो दिमागी शांति मिलती है जब मैं एक सर्टेन तरह का म्यूज़िक सुनती हूँ। आपको क्या लगता है? और अगर आप कुछ सजेशंस हमारे व्यूअर्स को और हमें दे पाएँ कि जब आप परेशान हों या एंग्शियस फील कर रहे हैं या पैनिक अटैक जैसे कई बार लोगों को आते हैं, तो ऐसे में वो कौन से ऐसे कुछ म्यूज़िक अगर आप सजेस्ट कर पाएँ कि ये सुन लो तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा? आपका बहुत बढ़िया डायग्नोस्टिक है। म्यूज़िक और मेंटल हेल्थ का लेना देना है, क्योंकि अगर आप हमारी ब्रेन की एनाटमी को देखते हैं तो ये हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जहाँ से कॉग्निशन आती है, मतलब आपके विचार, और ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो देखा गया है कि जो म्यूज़िक है वो आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बाईपास करके सीधा ही लिम्बिक सिस्टम पे अफेक्ट करता है। तो मतलब आप देखोगे कि जब आप गाना सुन रहे हो, अनकॉन्शियसली आपका पैर हिलना शुरू हो जाएगा या ताली बजनी शुरू हो जाएगी। आपको चिंता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेथ, आपका हार्ट, आपकी फीलिंग। तो अगर चिंताएं हैं और म्यूज़िक सुनते हो, अपने आप म्यूज़िक इसको स्विच ऑफ करके, बाईपास करके आपकी हैप्पी फीलिंग्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि जो म्यूज़िक आपको खुश करता है, आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, और वो एक पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों को हार्ड रॉक से खुशी आती है, कुछ लोगों को क्लासिकल से आती है। म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक एंड म्यूज़िक हेल्प्स यू हील। तो देन आई लीव इट टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। पर्सनली मुझे भजन, स्तुति, सत्संग बहुत पसंद है। मैंने अभी एक कॉन्सर्ट किया जिसमें मैंने हमारी प्राचीन स्तुतियों को इन अ रॉक फॉर्मेट
प्रेजेंट किया टू 6,000 पीपल इन यशोभूमि, और सबको बहुत मज़ा आया। और आई थिंक भारत में आजकल भजन क्लबिंग भी चल भजन रही है। क्लबिंग, या तो मैंने कहा ना, जेंजी आर वेरी प्रोएक्टिव। वो खुद ही खोज रहे हैं कि क्या चीज़ काम करती है और उसको फिर अपना रहे हैं। तो भजन में एक सोने पे सुहागा ये होगा कि आपको अच्छा लगेगा, साथ में आप पॉजिटिव एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी को भी इन्वोक करेंगे। तो आई थिंक स्टार्ट लुकिंग एट भजन्स, मे बी यूल फील गुड। एंड स्तुतिस में बहुत पावर होती है। ओके। हमारे अंदर ना शिव और शक्ति दोनों एनर्जी होती हैं, राइट? लेकिन मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, जो मैं इंटरव्यू से पहले भी आपके साथ डिस्कशन कर रही थी, और मैं चाहती हूँ कि ऑन कैमरा एक कॉन्वर्जेशन हो, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे अंदर दोनों एनर्जी है, और ऐसे कहते हैं कि आपको एक किसी तरह, एक पर्टिकुलर तरह के काम के लिए शिव एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहिए, और दूसरी तरह के पर्टिकुलर कामों के लिए आपको शक्ति एनर्जी के लिए को एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन ये पता कैसे चले कि इस काम के लिए शिव एनर्जी की ज़रूरत है और इस काम के लिए शक्ति एनर्जी की ज़रूरत है, ये कैसे पता चले? शिव का मतलब है सटल, शिव का मतलब है पीस, शिव का मतलब है मोक्ष, शिव का मतलब है शांति, शक्ति फियर्स, पावर। शक्ति इज अ फोर्स, है ना। और कुछ कामों के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें पावर की ज़रूरत है। जैसे मतलब अगर आप उदाहरण से अगर कुछ समझा सकें तो। अब जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह उठना है और मैं लेज़ी हो रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे फायर चाहिए, तो तब मुझे शक्ति तत्व चाहिए, अच्छा। है ना। और अगर शक्ति तत्व की कमी होगी तो वो इनर पावर ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। और वहीं अगर मुझे अपने बच्चों के साथ जूझना है तो मुझे शिव, शांति, सटल होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों पे ये फायर इस्तेमाल करूँगा तो वो मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन वो ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे और फ्यूचर में उनको थेरेपी चाहिए होगी। और आपने अभी खुद ही बताया थेरेपी इज़ एक्सपेंसिव, यस। तो मैं क्यों खर्चा करूँ? तो वहाँ पे मेरे को टैक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ शिव की ज़रूरत है। एंड इसलिए हमारे कल्चर में अर्धनारीश्वर की बात की गई है, बैलेंस ऑफ शिवा एंड शक्ति। सो पीस वेयर पीस इज नीडेड, फायर व्हेन फायर इट इज नीडेड। जी। और ये एक्टिवेट कैसे करना है, बस चलते चलते ये भी बता दीजिए। साधना। आपकी हर क्यूरियोसिटी का एक जवाब है साधना। साधना पे मैं कई पन्नों के पोथे लिख सकता हूँ, और साधना एक शक्तिपात से अनुभव भी हो सकती है। लेकिन बिना साधना के हम अधूरे हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु हैं। और अगर साधना होगी, शिव शक्ति का ज्ञान होगा, और हम अपने जीवन को देव भाव से जी पाएंगे। इट इज़ योर सुपर पावर। तो मैं तो यही आपके सभी लिसनर्स को मोटिवेट करूँगा, लेट अस टेक दिस डिप, इस रस में डुबकी मारते। जी। थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेसन के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी क्लियर नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होंगी, जो शायद वो इधर उधर सोशल मीडिया पर, रील्स पर, व्हाट्सएप मैसेजेस पर खोज रहे थे। आपके बाकी जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको एक कॉन्वर्जेसन कैसा लगा आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेसन के लिए सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।